A very good morning everyone. So welcome to संकट मोतियों का जनरल अवेयरनेस। तो हम लोग गवर्नेंस का एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं एंड उसका नाम है इश्यूज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, चैलेंजेस डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करने के लिए क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क हो सकता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग जैसे लोग कहते हैं GS2 में नंबर नहीं आते हैं, तो GS2 में नंबर तभी आएंगे, हम लोग सिंपल सा बात करते हैं, हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये, बट उसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या है, उसका प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है, ये सब हमको गवर्नेंस से ज़्यादा समझ में आता है। इसीलिए दोनों टॉपिक्स को ज़्यादा से एथिक्स हो गया या GS4 हमारा, या फिर हम बात करेंगे हमारे GS3 में टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब से भी कनेक्ट करते हुए अगर हम जाएंगे तब भी हमारा, या फिर GS1 में अगर देखें तो हिस्टोरिकली किस तरह से गवर्नेंस पैटर्न रहे हैं, जैसे चोलास की बात करेंगे तो उसमें कैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हुए चलेंगे। ये सारे पेपर से कनेक्टेड टॉपिक है। इट्स अ टॉपिक दैट एक्चुअली गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज। तो वो जो एक्स्ट्रा मार्क्स आते हैं ना, हर क्वेश्चन में 1.5 नंबर या आधा आधा एक एक नंबर बढ़ता है, वो इस टॉपिक की वजह से होता है, और ये अपने आप में तो टॉपिक है ही। तो गवर्नेंस की अगर बात करें तो ये एक बिगर टर्म है व्हेन कंपेयर टू गवर्नमेंट। अगर हम देखें तो ये जो गवर्नेंस टर्म है ये एक बहुत बड़ा टर्म है, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड है विद द डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी। अगर हम नेशन बिल्डिंग की बात करें या फिर आइडिया ऑफ नेशन स्टेट की बात करें, सब में हमारा फोकस होता है डेवलप करने का। क्यों? क्योंकि वो वेलफेयर से, आइडिया ऑफ वेलफेयर से कनेक्टेड है। और उन सब चीज़ों में क्या आता है, इंडिया में गवर्नेंस आता है। जैसे कि शिवाजी द बॉस का हम लोगों ने देखा था, एक मूवी थी शिवाजी द बॉस, या फिर हम बात करें ये जो हमारा जैसे मुन्ना भाई MBBS ही हम ले लीजिए, तो उसमें भी अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस एस्पेक्ट की बात की जा रही है। शिवाजी द बॉस में क्या दिखाते हैं कि काम नहीं पूरा हो रहा है, उसका मन है हॉस्पिटल बनाने को, बना ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इतने रेड टेपिज्म और इस तरह की प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो ये कैसे उसको ठीक करें, या फिर हमारा जो आइडिया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, क्यों हम लेके आए हैं, क्यों हम पॉलिसी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि गवर्नेंस एस्पेक्ट बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है, तो डायरेक्टली रिलेटेड है नेशन बिल्डिंग के लिए। तो इसमें क्या क्या आ जाता है गवर्नेंस में? तो मैकेनिज़म्स आते हैं, प्रोसेसेस आते हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, ये सारी चीज़। अब इंस्टीट्यूशन से क्या मतलब है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं ये हमारे गवर्नेंस के अंदर है, और इसको डायरेक्टली लिंक हम कैसे करेंगे? सिटीजन से करेंगे। तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है, एक्चुअल में यही डेफिनेशन है कि सिटीजन, क्योंकि सिटीजन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या कहता है कि सिटीजन जो है वो एक तरीके का मेन वी द पीपल। तो वी द पीपल को किस तरीके के मैकेनिज्म्स, स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस और इंस्टीट्यूशंस के तौर पे किस तरीके से उनकी एसेंशियलिटीज़ को पूरा किया जाए, यही गवर्नेंस होता है। और इसको क्वालिटी को कैसे चेक कर सकते हैं? तो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, इसी से हम लोग क्या चेक करेंगे, क्वालिटी कैसी है। जैसे कि कोई काम हुआ अलॉटेड, क्या वो अपने टाइम में हो रहा है कि नहीं, क्या वो हो रहा है कि नहीं, क्या उस तरीके से हो रहा है कि नहीं, क्या रूल ऑफ लॉ हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके की चीज़ों से हम देखते हैं। ये रिस्पॉन्सिवनेस, कोई अचानक से इमरजेंसी आ गई तो रिस्पॉन्स सिस्टम कैसा है। अब जैसे ग्रीवांस पोर्टल है, जैसे CP ग्राम्स, ठीक है, ये एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, तो इस पर ग्रीवांस रिड्रेसल हो भी रहा है कि नहीं, रिस्पांस क्या है गवर्नमेंट का, या फिर जो आपका RTI में रिप्लाई आ रहा है कि आप उससे सेटिस्फाइड भी हैं। तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है और यही हमारी क्वालिटी दिखाता है। तो अब हम लोग कुछ कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूट्यूब पे हम ये जो लेके आ रहे हैं ना, तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है कि हम हर चीज़ को बहुत होलिस्टिक तरीके से करें, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कंसेप्ट बिल्डिंग पे। देखिए ट्रेडिशनल कोचिंग भी होती है ना, वो भी इन सब चीज़ों पे नहीं आती है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो देखो एवरीथिंग बिकम्स अ वेरी मार्केट ओरिएंटेड थिंग, बट हम लोग उसको नहीं रख रहे हैं। हम लोग इस तरह का कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं कि बेनिफिट हो बच्चे को। तो यहाँ पे अगर अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन का, तो 1980-70, बल्कि आप किसी फेज़ में कह ही नहीं सकते कि हाँ यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तो तब भी हो रहा था जब अरब्स आए थे। बट ग्लोबलाइजेशन एज अ कंसेप्ट देखा जाए तो वो एक मल्टी फेजेटेड कंसेप्ट है, यानी कि एक नहीं है, बहुत सारे उसमें डेफिनेशन है। इट्स अ मल्टी लीनियर कंसेप्ट, इट्स अ मल्टी फेसेटेड कंसेप्ट, क्योंकि हम देखिए उसका इम्प्लीकेशन इकोनॉमिक्स में भी होता है, पॉलिटिकल में भी होता है, सोशो कल्चरल में भी होता है कि डायस्पोरा एक्सचेंज कैसे हो रहा है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज कैसे हो रहा है, कल्चरल डायनेमिक्स में कैसा है। तो इसीलिए तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट इस पे देखने को मिलता है, बहुत सारी इंस्टीट्यूशनैलिटीज़ पे देखने को मिलता है। तो स्टेट एज एन एजेंट, मार्केट एज एन एजेंट, सिविल सोसाइटी एज एन एजेंट, इन सब पे हमको देखने को मिलता है इफेक्ट। किसका? गवर्नेंस का। किसका? ग्लोबलाइजेशन का। तो ग्लोबलाइजेशन को इसीलिए हम गवर्नेंस से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जब हर
डायनेमिक्स पे, अगर डायनेमिक अंडरस्टैंडिंग देखें तो उसमें इफ़ेक्ट कर रहा है, हर एजेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है, और इन सब चीज़ों को जोड़ने वाला क्या है होता है, नेशन होता है, तो नेशन को एक तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम ग्लोबलाइजेशन की क्या इम्प्लीकेशंस हैं और उससे हमारे फैक्टर्स कैसे जूझते हैं, गवर्नेंस को, इन सब का अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल जो कि है गवर्नेंस, उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी फेसेटेड या मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव, तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए मल्टीपल लेवल पे हम लोगों को इसको समझना होगा। अब अगर हम बात करें गवर्नेंस को, तो गवर्नेंस कंसेप्ट की अगर हम बात करें, गवर्नेंस, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कोर्स बन जाता है हमारे पब्लिक के लिए। ठीक है, पब्लिक से मेरा क्या मतलब है, तो आप स्टेट की बात कर लीजिए, आप सिटीजन्स की बात कर लीजिए, या फिर आप ये जो सिविल सोसाइटी होता है इनकी बात कर लीजिए। तो स्टेट एज अ एंटिटी अगर हम देखें तो उसके लिए पब्लिक डिस्कोर्स में इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा गवर्नेंस। तो ये अगर देखा जाए तो लेट 20th सेंचुरी से इस कंसेप्ट को एज अ स्टडी, एज अ सब्जेक्ट, एज अ थिंग दैट कैन बी स्पेशलाइज्ड, तो वैसा कंसेप्ट के तौर पे हमारा लेट 20th सेंचुरी में ये इमर्ज हुआ। अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी डायमेंशंस हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक जैसे हो गया, वर्ल्ड बैंक या OECD, OECD, ठीक है, OECD हो गया, या फिर UNDP हो गया, यूनेस्को हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन। अब ये देखिए ये सारी इंस्टीट्यूशनैलिटीज़ हैं, तो ये क्या कर रही है। अब जैसे वर्ल्ड बैंक है, बेसिकली सिस्टम कैसा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से, फाइनेंस यानी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डायमेंशन, ठीक है। तो इसी तरह से ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है एक्चुअल में इनका वर्क क्या है, तो गवर्नेंस के लिए, गवर्नमेंट नहीं है ये लोग, पर ये गवर्नेंस के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो वो समझना, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अब बात करेंगे स्टेट की, ठीक है। अब स्टेट को क्या कहते हैं, अब जैसे कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो आइडिया ऑफ मिनिमल स्टेट को फोकस किया जा रहा है आजकल के डायनेमिक्स में। इसके क्या शॉर्टकमिंग्स है, इसके क्या पॉजिटिव्स हैं, ये हम समझेंगे। या हम एक टर्म सुनते होंगे आप, जो आपके सिलेबस में भी डायरेक्टली मेंशन है, इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी मेंशन है, दैट इज़ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब होता है, इस कंसेप्ट का क्या मतलब है, या गुड गवर्नेंस हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, तो वो क्या मतलब होता है, उसको पॉलिटिकल थ्योरी के कंसेप्ट में, या फिर एक सब्जेक्ट के तौर पे हम कैसे देखते हैं। या फिर एक बात करेंगे हम, एक इम्पॉर्टेंट टर्म मैं यूज़ कर रही हूँ, सोशो साइबरनेटिक सिस्टम, सोशियो साइबरनेटिक सिस्टम। अब ये एक टर्म है, देखिए ये आपको किसी भी ट्रेडिशनल उसमें नहीं देखने को मिलेगा, किसी भी कोचिंग में आपको नहीं देखने मिलेगा, ये आपको हमारे चैनल पे ही देखने को मिलेगा। तो सोशियो साइबरनेट, अब साइबर मतलब क्या है, अगेन द एलिमेंट ऑफ डिजिटल एलिमेंट, एंड उसको कैसे सोसाइटी से कनेक्ट किया जाएगा, उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करें, दैट इज़ सोशियो साइबरनेटिक सिस्टम। तो इस तरीके की, या फिर हम बात करेंगे कुछ नेटवर्क्स होते हैं जैसे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क्स, तो अगेन द आइडिया ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क्स, तो ऑर्गेनाइजेशन एंड द एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल्फ, द एस्पेक्ट ऑफ द सिटीजन। तो इन सब चीज़ों को हम एक तरह से, ये मैंने यहाँ पे बस लिस्टिंग की है इन सब कंसेप्ट को, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो उसको हम अपने जनरल अवेयरनेस में कैसे कवर करेंगे, हम अपने गवर्नेंस टॉपिक्स पे कैसे कवर करेंगे। तो इन सब का इम्प्लीकेशन होगा किसमें, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन एंड सोशल इम्प्लीकेशन। जब इस लेवल तक इफ़ेक्ट कर रहा है तो गवर्नेंस को क्यों नहीं हम अच्छे से समझे, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या रहा है इंडिया में, गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन इंडिया, क्योंकि हम देखिए हर चीज़ को इंडियन पर्सपेक्टिव से भी हमें समझना होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे वी आर अपेयरिंग फॉर एन इंडियन एग्जामिनेशन। तो ग्लोबल डायनेमिक्स और इंटरनेशनल सिनेरियो क्या चल रहा है, उसके साथ साथ इंडिया में क्या पर्सपेक्टिव है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इंडिया का पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं या फिर भारत का पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं, तो आइडिया हमेशा से ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बेस है। तो हमारे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बेस है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का, क्या सिस्टम या फिर क्या सिस्टमैटिक अप्रोच किस तरह से अडॉप्ट करता है। तो पहला तो यह है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। फिर वो एम्फेसाइज करता है रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन हो गए,
आईएएस ऑफिसर्स, ठीक है, क्योंकि भैया सरकार बदलती जाएगी, पर आईएएस का एक बार पेपर क्लियर हो गया, आईएएस बन गया, तो वो तो परमानेंट रहेंगे ना, तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हो गए। और पॉलिटिशियंस को कैसे वो लोग हमारे में बात कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करूँ तो डीपीएसपी, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट, तो वहाँ से वो कनेक्ट हो गया। तो इन सब चीज़ों को, इन सब एंगल से, कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम के एंगल से, पॉलिटिकल परमानेंट एग्जीक्यूटिव के एंगल से हम लोग कैसे समझते हैं गवर्नेंस फ्रेमवर्क को, ये हमारा लक्ष्य है समझने का। तो रोल इसमें हम देखेंगे क्या, अभी तक तो हमने वो करे हैं कि हाँ ये एक्टर्स हैं हमारे, अब कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं। अब नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब देखिए, लेमैन टर्म में आप ये मत समझ जाइएगा कि हम कोई मतलब अनएथिकल नहीं, सिंपल सा मतलब नॉन स्टेट एक्टर्स का यहाँ पे कि मार्केट का क्या इफेक्ट होता है, प्लस सिविल सोसाइटी। अब सिविल सोसाइटी का रोल अब देख लीजिए, आरटीआई किसका आउटकम है, सिविल सोसाइटी मूवमेंट का ही। वैसे ही मार्केट में क्या ग्लोबलाइजेशन का डायनेमिक्स कैसे है, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का क्या सिनेरियो चल रहा है, सब चीज़ें जो है, ब्लैक मार्केटिंग कैसी चल रही है, इन सब चीज़ों को हम गवर्नेंस से कनेक्ट करेंगे। तो नॉन स्टेट एक्टर्स को भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसी सब चीज़ों को हम देखेंगे कि भैया कैसे मेजर कर सकते हैं हम गवर्नमेंट को और गवर्नेंस को एट वेरियस लेवल्स। तो कौन कौन से लेवल्स पे हमको ध्यान देखना है, तो नेशनल लेवल पे पढ़ना होगा, नेशनल लेवल पे क्या है, स्टेट लेवल पे क्या है, एंड लोकल लेवल पे क्या है। लोकल लेवल नहीं भूलना है, लोकल लेवल का जो डिसेंट्रलाइजेशन इंडियन इकनॉमी में हुआ था, अगर हम देखें हमारा जो अमेंडमेंट आया था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जिससे पंचायती राज और हमने म्यूनिसपैलिटीज़ इस्टेब्लिश किया, तो लोकल गवर्नेंस को हमने बहुत फोकस किया। उसमें भी पावर स्ट्रगल हमें कैसे देखने को मिलता है, वो सब चीज़ें भी हमको समझना होगा, क्योंकि जब पावर स्ट्रगल समझेंगे तभी हम डायनेमिक्स समझ सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी हो गई। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम लोग कुछ इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करेंगे, हम लोग स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग समझने जाएंगे। तो इन सब टॉपिक को, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा टॉपिक बनेंगे, तो इन सब को हम डिटेल में करेंगे। मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दिया है इस चीज़ों को, ये जो टर्म्स हैं अपने आप में ही एक टॉपिक है, ये टर्म्स जो हैं अपने आप में ही एक आंसर है। तो इसको प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम इफ़ यू एक्चुअली फॉलो द चैप्टर्स। जो भी हम आगे पढ़ाएंगे उसको आप अच्छे से फॉलो करिएगा। गवर्नेंस एंड एवरी सब्जेक्ट जो हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, दे विल बिकम अ केक वॉक, so that's guaranteed. So please like, share and subscribe Sankar Motion for general awareness. Thank you.